सर कब है सेशनल? That I'll announce. Don't worry. So let us focus on the topics that we are going to discuss today. हमारा जो आज का discussion है, that will be on AC circuit analysis, right? So we already have tools to analyze the circuits, mainly the DC circuits. AC circuits का analysis भी similar है with some changes. So this is how a typical problem of AC circuit analysis looks like. इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. So here you are required to find a current I, and it is shown here. और यहाँ पर आप देखोगे कि जो इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स हैं उनके साथ जो वैल्यूज लिखी हुई हैं दे आर इन ओम्स, विच मीन्स दैट दे आर ऑपोजिशंस, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था एज रिएक्टेंस. और इनके साथ हम देख रहे हैं कि कोफिशिएंट है J. हियर J इज स्क्वायर रूट ऑफ -1. उसके अलावा हम एक इस तरह का नोटेशन हमें देखने को मिलेगा, सम वैल्यू एंड इन एंगल देयर इज एंगल इन डिग्रीज, राइट. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन सब का क्या मीनिंग क्या है, और फिर हम देखेंगे कि सर्किट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमें इस तरह के नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है. ओके. सो अभी तक की क्लास में हमने एसी क्वांटिटीज को मैथमेटिकली हमने डिफाइन किया था एज अ फंक्शन. जनरल फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं एफ टी, दैट इज इक्वल. हाँ जी सर, मैं नेट नहीं चल रहा था, एक बार दोबारा रिपीट कर दो क्या क्या बताया अभी तक. ये मैंने एक सर्किट दिखाया था आपको. इस तरह के नोटेशन जो है वो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो 50 एंगल 0 डिग्रीज लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. और ये जो इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के साथ जो वैल्यूज लिखी हैं, ऑफ कोर्स दे आर इन ओम्स, तो हमें मालूम है कि ये रिएक्टेंसेस हैं. बट व्हाई दिस -j एंड +j विद a capacitor and an inductor, right? Here J is root of -1, जिसको हम पहले iota I से represent करते थे. But I, of course, in engineering, I is reserved for current. So for root of -1, we use J. तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस तरह की नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, और once you know the notation, how to solve these kinds of circuits. तो हमने जो AC quantities को हमने define किया था in terms of maths as a function, generalized function ft is equal to fm sin omega t plus phi. यहाँ पर ft can be a voltage or it can be a current, right? So fm is the peak value, this angle phi is the phase angle, omega is known as angular frequency, so this is 2 pi into f, and it is measured in radian per second. और frequency जो है that is the reciprocal of time period, so this omega is 2 pi by t. So now let us take a problem of this kind. For example, I have two currents. मेरे पास ये दो sinusoidal currents हैं, I1 और I2, और इनकी जो instantaneous values हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. So this is 10 sin 100 pi t minus 45 degrees. ये करंट है, so it will be in amperes. जो दूसरा करंट है, let us take it to be 20 sin 100 pi t plus 60 degrees amperes. So we have these two currents, both of them are sinusoidal currents, and we are required to calculate this current I, which is the sum of these two currents. ये वाला जब हम ऑपरेशन करेंगे तो इसमें हमें कुछ डिफिकल्टीज आएंगी. तो सबसे पहले तो हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है फॉर अ साइनसॉइडल फंक्शन, दैट इज fm sin ओमेगा t प्लस phi, राइट. तो हम दोनों करंट्स को कंपेयर करें. सो फॉर I1 एंड फॉर I2.
I1 के लिए देखें, कंपैरिजन के बाद जो पीक वैल्यू है उसको हम IM लिखेंगे, क्योंकि ये करंट 1 के लिए, तो आई एम राइटिंग इट एज IM1, दैट इज 10 एम्पियर्स, राइट। और सेकेंड वाले करंट जो है I2, उसका जब हम पीक वैल्यू देखें तो आई एम राइटिंग इट एज कैपिटल IM2 एंड दैट इज 20 एम्पियर्स बाय कंपैरिजन। जो फर्स्ट करंट है उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, सी फ्रॉम हियर साइन ऑफ ओमेगा टी, तो टाइम का जो कोफिशिएंट है, टाइम वेरिएबल जो उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज ओमेगा, सो हियर द कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल टी इज 100 पाई। सो फर्स्ट वाले करंट के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, और दूसरे के लिए भी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब दोनों केसेस में जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट कैन बी कैलकुलेटेड। हियर वी नो दैट ओमेगा इज 2 पाई एफ, सो फॉर बोथ द केसेस 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई, which means that the frequency is 50 hertz. करंट I1 के लिए जो फेज एंगल है आई एम कॉलिंग इट phi1, कंपेयर करें ओमेगा टी प्लस phi से, so phi1 is minus 45 degrees and for the current 2 the phase angle is plus 60 degrees, right? So now we are required to add these two currents. So एक इनको ऐड करने के कई तरीके हैं, आई एम राइटिंग दोस करंट्स हियर अगेन। सो फर्स्ट वन वाज sin 100 pi t minus 45 degrees, this was in amperes, and I2 was 20 sin 100 pi t plus 60 degrees, right? And we are required to calculate I, which is the sum of these two currents. अब इनको ऐड करना जब हमें है तो we have few ways. एक तो इनको ऐड करने का एक ग्राफिकल तरीका है। सो लेट अस से वी हैव दिस ऑप्शन 1, वो ये है कि हम इनकी वेव फॉर्म्स ड्रॉ कर लें, राइट। सो I1 के लिए जब हम वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह की वेव फॉर्म होगी। मैं एक रफ से ड्राइंग बना रहा हूं, मतलब मैं फेयर बनाऊंगा तो ऐसे नहीं कि बहुत सुंदर बनेगी, बट दिस हाउ इट लुक्स लाइक। और जो दूसरा करंट है इट हैज गॉट सेम फ्रीक्वेंसी, सो प्रोबेबली समथिंग फ्रॉम हियर, आई एम सॉरी, ये इसका जो पीक वैल्यू है दैट शुड बी दैट इज 20, but it gives you an idea. Maybe I stick to this drawing, right? So let us say this is I2 और फिर हमें I1 plus I2 चाहिए, तो we add like these two values at every instant of time, like at t equal to 0 मैंने फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को ऐड कर दिया, right? और ऐसे मैं हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करता जाऊंगा, तो I will get the answer which is the sum of these two currents. Let us say I get a waveform like this, the green one, and this will be I1 plus I2. ये थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस है क्योंकि हमें दोनों करंट्स के लिए वेवफॉर्म बनाना पड़ा, फिर उनको हर पॉइंट पर हमें ऐड करना पड़ा, फिर हम ज्वाइन करेंगे, फिर हमें ग्राफ मिलेगा, फिर हम मेजरमेंट करेंगे और ये जो करंट है I उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, हम पीक वैल्यू उसकी देखेंगे, फिर हम उसका एंगल देखेंगे, and it will be obtained as Im sin omega t plus phi, right? जहाँ पे Im और phi जो है हम ग्राफिकली डिटरमाइन करेंगे। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग कम्बरसम प्रोसेस, और यहाँ पर तो सिर्फ 2 करंट्स थे। अगर इससे ज्यादा करंट होंगे तो प्रैक्टिकली दिस विल बी इम्पॉसिबल टू डू। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको एनालिटिकली करें। एनालिटिकली करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन ऑफ, वी नो द फॉर्मूला लाइक साइन ऑफ a plus b is equal to something and sin of a minus b is equal to something, और फिर हम इनको ओपन कर देंगे, राइट? फिर हम उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देन हम इनको फर्दर रिड्यूस करेंगे और हम उसको इस फॉर्मेट में फिर लेकर आ जाएंगे, sin omega t plus phi के फॉर्म में। बट वंस अगेन दिस इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस।
तो हम क्या करते हैं, साइनसॉइडल क्वांटिटीज पर जब हमें ऑपरेशन करना, ये प्रोसेस कम्बरसम क्यों हो रही है? बिकॉज दिस फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम एक फेजर कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि इसमें बहुत आसानी से वी कैन डू द कैलकुलेशंस। So first of all, let us see what is a phasor. So what I do here is I have these 4 quadrants, और यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट मैंने बनाई। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट इस तरह की है कि इसको मैंने, ये जो ओरिजिन था वहां पर मैंने इसको फिक्स कर दिया है, राइट। और ये जो लाइन है वो इस about this axis which is perpendicular to this plane, it is rotating with a constant speed in anti-clockwise direction। ठीक है, तो जब ये लाइन सेगमेंट रोटेट होगा तो इसका एक दूसरा जो एंड है ए, वो मैंने यहाँ मार्क किया है, उसका जो लोकस होगा इट विल लुक लाइक अ सर्कल, आई मीन इट विल बी अ सर्कल, राइट। सो दिस line segment will keep changing its position at various instances of time। ठीक है, तो इसका जो एक पॉइंट है जो फिक्स्ड है, दूसरा पॉइंट जो है वो फ्री टू मूव है। तो जो दूसरा पॉइंट फ्री टू मूव है उसको मैंने एक एरो हेड से रिप्रेजेंट किया, और जो फिक्स्ड है वो इट इज द टेल ऑफ दिस एरो, राइट। सो दिस इज द लाइन सेगमेंट विच इज रोटेटिंग। फिर हम क्या करेंगे, एक और हम यहां पर 4 सेट ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स बनाएंगे। जब ये लाइन सेगमेंट रोटेट हो रही है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहे दैट इज चेंजिंग, राइट। आई एम कॉलिंग दिस एंगल थीटा। सो एज दिस लाइन सेगमेंट इज रोटेटिंग, दिस एंगल थीटा इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, यहां पर जो एक्स एक्सिस है वहां पर आई एम टेकिंग दिस एंगल थीटा, और जो वाई एक्सिस है उसमें आई विल टेक प्रोजेक्शन ऑफ दिस रोटेटिंग लाइन सेगमेंट। सो प्रोजेक्शन जो है प्रोबेबली आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में शायद पढ़ा है ये। अगर मेरे पास एक ये लाइन सेगमेंट है, लेट अस कॉल इट पी क्यू, और एक ये दूसरी लाइन है, लेट अस कॉल इट एल। सो आई एम ड्राइंग प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन एल, राइट। इस प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स लो, यानी पी और क्यू, सॉरी, जिस लाइन पर आपको इसका प्रोजेक्शन बनाना है वहां पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करें फ्रॉम दिस पॉइंट्स पी एंड क्यू। यानी मैंने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया लाइन एल पर, क्यू से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया लाइन एल पर। पी से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था लाइन एल पर, उस पॉइंट को आई एम कॉलिंग इट पी डैश, और क्यू से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था लाइन एल पर, आई एम कॉलिंग इट क्यू डैश। नाउ you join P dash and Q dash. So I am joining P dash and Q dash here. Again it is a line segment, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो रेड वाली लाइन सेगमेंट है इट इज ऑफ शॉर्टर लेंथ एज कंपेयर टू PQ। तो ये जो P dash और Q dash है that is known as projection of PQ on line L. So this P dash Q dash is the projection of PQ on L. तो ये कॉन्सेप्ट हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत हैवीली हम इसको यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। तो देखो यहाँ पर हमने जो लाइन सेगमेंट बनाई थी ओ ए, इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। और फिर मैंने जो दूसरे 4 क्वाड्रेंट्स लिए वहां पर भी मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस सेम लिया है। द ओनली थिंग इज आई एम कॉलिंग इट एज थीटा, राइट। तो अब जब मैं उसके प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या होगा, थीटा वाज 0, राइट। तो जो मैं प्रोजेक्शन बनाऊंगा वो एग्जैक्टली ये ओरिजिन पर ही बनेगा। फिर ये लाइन सेगमेंट मूव हो गई, लेट अस से
this angle is θ1 now, right? So I take that angle θ1 here, और फिर मैं इसका प्रोजेक्शन बनाऊंगा, तो मुझे ये वाली लेंथ मिलेगी, राइट, वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, बट नाउ इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल θ1, तो मैं वो कोऑर्डिनेट्स, आई एम मार्किंग दोस कोऑर्डिनेट्स हियर, ठीक है। फिर ये किसी एंगल θ2 पर जाएगा, हियर दैट इज 90 डिग्रीज, तो मैंने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट मार्क किया, राइट। तो आई कीप making those, showing those coordinates here. It will take negative value here, right? And जब हम सारे ऐसे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर देंगे और फिर उन सारे कोऑर्डिनेट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, तो हम देखेंगे कि इट मेक्स अ साइनसॉइडल वेवफॉर्म, राइट। So we say that this line segment, which is rotating at a constant speed omega, it is fixed at this one of its points, it represents a sinusoidal function, and this rotating line segment is known as a phasor. This is different from a vector. ये कोई वेक्टर नहीं है, ऑल्दो यहाँ पर भी मैंने एरो हेड एक लगाया है, बट वंस अगेन ये एरो हेड मैंने सिर्फ ये बताने के लिए लगाया है कि कौन सा जो पॉइंट है वो रोटेट हो रहा है और कौन सा पॉइंट है जो फिक्स्ड है, राइट। सो इट इज नॉट अ वेक्टर, ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कॉन्स्टेंटली रोटेट हो रही है with in anti-clockwise direction with a speed omega. So this kind of line segment is known as a phasor. A phasor is used to represent a sinusoidal function, right? इसमें कोई doubt किसी को? Please ask if any doubts or comments to make on this. No doubt, sir. सर अगर ये जो चेंज हो रही है phi है ना बेसिकली θ1 की फॉर्म में? No, this is not phi. Phi is a constant. Phi is the phase angle. अच्छा वो आपने पूछा, this is a good question. जो हमने डिफाइन किया था साइनसॉइडल फंक्शन को, वहां पर ये जो phi है दैट इज अ फेज एंगल एंड इट इज अ फिक्स्ड एंगल, इट इज अ कांस्टेंट। लेकिन ये जो ओमेगा टाइम्स t है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t एंड दिस इज इक्वल टू थीटा एक्चुअली। सो एज टाइम इज चेंजिंग दिस थीटा इज चेंजिंग, राइट। सो नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इस पार्ट पर आने वाला था कि हमने देखो साइनसॉइडल फंक्शन को डिफाइन किया था fm sin ओमेगा t प्लस phi, राइट। तो यहां पर इसके जो फीचर्स हैं, यानी इसकी पीक वैल्यू, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसका फेज एंगल, इनमें से दो प्रॉपर्टीज तो हमें यहां पर भी मिल गई। सी दिस इज द पीक वैल्यू fm एंड दिस पीक वैल्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, राइट। हम इस लाइन सेगमेंट की जितनी लेंथ लेंगे, पीक वैल्यू उतनी ही हमें यहां पर दिखेगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो हमें यहां से दिख रही है, जिस स्पीड से ये लाइन सेगमेंट रोटेट हो रही है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा दिखाई देगी हमें, ठीक है। लेकिन जो थर्ड फीचर है इसका फेज एंगल, अभी वो यहां पर आया नहीं था, क्योंकि मैंने यहां पर क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये जो लाइन सेगमेंट OA है, इट स्टार्टेड रोटेटिंग फ्रॉम a position which matches the positive x-axis, right? तो ये वाला जो फीचर है इसको इनकलकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, these are the four quadrants and it starts rotating from this point. This is angle phi. It rotates in an anti-clockwise direction with speed omega, and now if you make the projections with respect to time, it goes like this. So यहां पर वो फेज एंगल अब इनकलकेट हो गया, आप उसको शो करोगे कहां पर, अब आप इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ना शो करके एक पॉजिटिव एंगल फाई के साथ शो करोगे, और वो इस पॉइंट से अब रोटेट होना स्टार्ट होगा।
Is it fine? So all the features of a sinusoidal function fm sin omega t plus phi, उन सबको हमने यहां पर इंक्लूड कर लिया है. ये जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू fm, ये जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू ओमेगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो मैंने यहां पर एंगल बनाया है दैट इज इक्वल टू द फेज एंगल फाई. तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इट represents a sinusoidal function and it is known as a phasor. So coming back to our original question, जहां पर हमें इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करना था, नाउ यू सी दैट इनको ऐड करना एक्चुअली में बहुत आसान है. हम क्या करेंगे, हम 4 क्वाड्रेंट्स बनाएंगे, राइट. हम दोनों करंट्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखेंगे, वो बिल्कुल सेम है. सो दिस ओमेगा इज 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. पहले करंट का हम एंगल देखेंगे, फेज एंगल -45 डिग्रीज था, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे -45 डिग्रीज पर, और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी लेंगे हम, 10 यूनिट्स के बराबर लेंगे. ठीक है. और फिर हमने यहाँ पर मैंने एरो हेड लगा दिया. ये चीज मैंने जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है, ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ करंट I1. तो इसको मैं शो करूंगा कैपिटल I1 बार. जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सी यहां पर इन्होंने ये जो करंट दिखाया I, दिस इज नॉट सिंपल I, ये I है इन बोल्ड. तो बोल्ड इन्होंने क्यों किया, बिकॉज इट इज द फेजर फॉर्म ऑफ द करंट, राइट. तो हम क्योंकि हम बोल्ड करके लिख नहीं सकते, तो हम उसको एक ऊपर एक बार लगाएंगे. सो कैपिटल I1 बार इज द फेजर फॉर्म ऑफ दिस करंट I1t. ठीक है. सो दिस एंगल इज -45 डिग्रीज. ऐसे हम दूसरा जो करंट था उसका भी इक्विवेलेंट फेजर बनाते हैं. सो दूसरा जो करंट था I2, उसका सबसे पहले मैंने फेज एंगल देखा. फेज एंगल इज +60 डिग्रीज. सो ये +60 डिग्रीज पर मैंने सपोर्ट लाइन बनाई. मैग्नीट्यूड जो है वो 20 एम्पियर से, यानी इससे जस्ट डबल है. तो लेट अस से ये उससे जस्ट डबल की एक लाइन सेगमेंट मैंने बना ली. इसका जो टिप है वहां पर मैंने एक एरो लगा दिया. अब ये वाला जो लाइन सेगमेंट बनी है, दिस इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट I2, स्मॉल I2. तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल I2 बार से, राइट. एंड दिस एंगल इज 60 डिग्रीज. So now both I1 and I2 phasors, they are rotating with the same angular speed omega. तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन कितना होगा, ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं I1 या, सो रिलेटिव मोशन विल बी 0, राइट. तो अगर हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं विच इज रोटेटिंग एट दिस स्पीड, तो हमें क्या दिखाई देगा, ये दोनों स्टेशनरी दिखाई देंगे. दोनों स्टेशनरी दिखाई देंगे तो हमें इनको ऐड करना आता है. जैसे वेक्टोरियली हम क्वांटिटीज को ऐड करते थे, हम उस तरह से ऐड कर देंगे. बट वंस अगेन दीज आर नॉट वेक्टर्स. हम वेक्टोरियल लॉज को तो यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चल रहे हैं, बट दीज आर नॉट वेक्टर्स. तो मैंने इनको I1 और I2 को जब मैंने ऐड किया तो मुझे ये तीसरा करंट दिखेगा, एंड दिस करंट इज कैपिटल I. कैपिटल I बार क्या है, स्मॉल it जो है उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन है, एंड दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2. तो अब हमारे लिए सारी चीजें आसान है. हमें उसकी पीक वैल्यू चाहिए थी, हम इस लाइन सेगमेंट की लेंथ नाप लेंगे. हमें एंगल चाहिए था, तो वी विल फाइंड आउट दिस एंगल. तो ये जो एडिशन था इट बिकम्स वेरी सिंपल. सो दैट इज व्हाई फॉर doing operations on sinusoidal quantities we make use of phasors. Is it all right? If you have any doubt on this, please ask. सही बाबू, लास्ट वाला जो पॉइंट बताया था आपने वो बता दो, थोड़ा लैग हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से. ओके, मैंने लास्ट वाला पॉइंट ये बताया कि हमें जब इनका सम करना था I1 और I2 का, तो हमने ये देखा कि I1 और I2 की जो रिप्रेजेंटेटिंग लाइन सेगमेंट्स हैं वो सेम स्पीड से रोटेट हो रही है. इसका मतलब इनके बीच का रिलेटिव मोशन 0 है.
तो अगर हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं तो हम इनको वेक्टोरियली भी ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट आई डिड इज आई एडेड I1 एंड I2 वेक्टोरियली, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो मैंने यूज करके इनको ऐड कर दिया है। ठीक है, सो दिस द रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन is this current capital I1 bar which is the phasor representation of small it, और मुझे it किस फॉर्म में चाहिए था, it मुझे इस फॉर्म में चाहिए था, Im sin omega of course remains the same here 100 pi t plus phi. So how do I calculate Im now? The length of this phasor I will be equal to Im, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल हमें मिल रहा है that angle is phi. So that is how I can very easily find out I1 plus I2. ओके सर, थैंक यू। अगर यहां तक कोई डाउट्स है तो प्लीज आस्क, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो अभी तक एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। आई हैव दिस फंक्शन ft is equal to fm sin omega t plus phi, right? So this function can be represented as a phasor. First of all, you see what is the angular frequency, वो हम यहाँ पर शो करें। हमने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, फिर हम देखें ये एंगल फाई, वो वाला एंगल हम ड्रॉ कर लें विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर हम देखें fm, उस लेंथ का एक लाइन सेगमेंट, उस लेंथ की एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लें। सो दिस इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन, दिस इज रोटेटिंग शोन विद एन एरो, और अब ये जो है ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ दिस साइनसॉइडल फंक्शन स्मॉल ft, सो आई विल राइट इट एज कैपिटल F बार। सो ये जो चीज मैंने बनाई, दिस इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन ft। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से calculations on sinusoidal quantities becomes easier. इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर हमारे पास एक फेजर है जिसका हमें लेंथ पता है, जिसका हमें एंगल पता है, जिसके हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है, तो वी कैन राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दैट फेजर। ठीक है, इसके बाद लेकिन अब क्या होता है कि अब बहुत सारा जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट है और जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है उसमें हम क्या करते हैं, ये जो लेंथ होती है इसकी, इस लेंथ को हम fm के बराबर नहीं लेते हैं, इस लेंथ को हम लेते हैं fm/√2। और याद करें fm/√2 क्या था? fm/√2 जो था वो RMS वैल्यू, RMS, राइट? तो जनरली हम क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू, पीक वैल्यू ना लेकर RMS वैल्यू लेते हैं। नेचुरली जब आप RMS वैल्यू लेकर अगर ड्राइंग बनाओगे तो वो तो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन हम ड्राइंग बनाने के लिए वो नहीं करते, हम सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए वी जनरली शो दिस लेंथ विद RMS वैल्यू। ठीक है ना? एक और पॉइंट, हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम बार बार ये वाली ड्राइंग बनाएं फेजर की। ठीक है, सो आई डोंट वांट टू कीप ड्राइंग दिस थिंग। दिस लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल F, द फंक्शन इज ft is equal to fm sin omega t plus phi। तो जो लेंथ है f, वो क्या चीज है? RMS वैल्यू है। ये मैंने f बार नहीं लिखा, f बार तो फेजर है, कैपिटल F उसकी RMS वैल्यू है, राइट? सो आई डोंट वांट टू कीप ड्राइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। I just want to show it with a mathematical function. This is a phasor f bar. I just want to write f bar as some mathematical function. I don't want to keep drawing this phasor diagram always, right? So what do I do here? I take help of complex numbers now. इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हमें ड्राइंग्स भी ना बनानी पड़े ये बार बार, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प लेते हैं। तो ये जो मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए थे, इसमें जो एक्स एक्सिस है
उसको मैं कह देता हूं कि दिस इज एज गुड एज द रियल एक्सिस, और ये जो y एक्सिस है उसको मैं कह देता हूं कि ये एक इमेजिनरी एक्सिस, राइट? सो नाउ आई कैन ऑब्टेन द रियल पार्ट and the imaginary part, right? What will be the real part, value of the real part here? F cos phi. Yeah, this will be f cos phi, and the imaginary part, the value will be f sin phi, right? So I will write f bar as f cos phi plus iota, लेकिन i की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, अब j यूज कर रहे हैं, j f sin phi, where j is root of -1. इसको याद करें कि ये इस तरह की फॉर्म में है, ये वन का दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन दिस फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर फॉर्म। पर क्योंकि हम और बहुत ज्यादा आलसी हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी नहीं, हम इससे भी ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में इसको शो करना चाहते हैं। मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़े f cos phi plus jf sin phi लिखने की, तो हम क्या करते हैं, उसको ना पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। पोलर फॉर्म याद करें क्या होती है, complex number is z bar, polar form is given by r angle theta, and it can be expanded to its rectangular form as r cos theta plus jr sin theta, ठीक है? सो मैं तो ये भी नहीं मेहनत करना चाहता, मैं इसको लिख देता हूं f angle phi, ठीक है? So let us see the whole connection now. I have this sinusoidal function fm sin omega t plus phi. सबसे पहले हमने इसको इसके फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये एक रोटेटिंग लाइन सेगमेंट बनाई, जिसकी एक्चुअली में लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, fm होनी चाहिए थी, दिस एंगल इज phi एंड दिस स्पीड इज ओमेगा। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि RMS वैल्यू इज मोर conveys more meaning for a sinusoidal function, so I have taken this as equal to RMS value, so this is fm by root 2, right? फिर हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमें इतनी मेहनत भी करनी पड़े, तो हमने क्या किया, हमने इसको ये जो फेजर था f बार, इसको हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा, ये उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है f cos phi plus jf sin phi। फिर हम ये भी नहीं करना चाहते, हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो और सिंप्लीफाई करने का मतलब है हमने इसको इसके पोलर फॉर्म में लिख दिया f एंगल phi, ठीक है? सो नाउ यू कंपेयर दीज टू एक्सप्रेशंस। एक हमारे पास साइनसॉइडल फंक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, उसको हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं f एंगल phi, तो f यहां पर हम निकाल सकते हैं fm by root 2, phi को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ओमेगा हमें मालूम है कि ओमेगा क्या चीज है, दैट इज द स्पीड विद विच दिस फेजर इज रोटेटिंग। So this is the notation that we will be using quite often when we are studying about AC circuit C. यहाँ पे इन्होंने बोला था ना, ये वोल्टेज कितना है, 50 एंगल 0 डिग्रीज, राइट? तो हमारा एनालिसिस हमें बताता है कि ये वोल्टेज कितना होना चाहिए, VT इज इक्वल टू पीक वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, 50 RMS वैल्यू है, तो इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, 50√2 साइन ऑफ ओमेगा टी जो भी होगा प्लस फाई, यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री वोल्ट्स। तो अगर आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि दिस इज 50 एंगल 0, तो आप इसको जब डिकोड करोगे, टाइम डोमेन में इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो दैट वोल्टेज विल बी 50 एंगल रूट 2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री। इसमें कोई डाउट किसी को, प्लीज आस्क। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये पूरा यूनिट समझने के लिए हमें सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है सबसे पहले।
सर वहाँ पे वो 50√2 कैसे आया था? ओके, वहां पर वो 50√2 कैसे आया तो कोई बताना चाहेंगे क्या? अनिल प्रीत, आर यू देयर? वी डोंट नो. अर्णव? Hello. Hello. Yes, sir. अर्णव, वन स्टूडेंट इज आस्किंग क्वेश्चन कि जब मैंने ये सर्किट शो किया था तो ये जो वोल्टेज था दिस वाज shown to be 50 angle 0, right? And I converted it to its form in with respect to time. यानी मैंने इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था Vm sin omega t plus phi के फॉर्म में. हिज क्वेश्चन इज हमने 50√2 क्यों लिया? maybe it's RMS to peak conversion. राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी साइनसॉइडल फंक्शन को, दिस इज द साइनसॉइडल फंक्शन, जब हम इसको इसके फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्मॉल एफ टी की जगह मैंने कैपिटल एफ बार लिख दिया. दिस इज एफ एंगल फाई. सो ये जो एफ है, कैपिटल एफ है, ये क्या है? आरएमएस वैल्यू है उस फंक्शन की. तो ये किसके बराबर है? पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, राइट? यहां पर आपको क्या मालूम है? 50 एंगल 0 है, यानी वो इस फॉर्म में. सो यू नो द आरएमएस वैल्यू हियर. So to get the peak value, you are multiplying it with √2. That is why I have written 50√2. Yes sir. Okay. ठीक है? Yes. Any other doubts on this? Sir, J जो है, J, where, how are we going to use it? वो हम डिस्कस करेंगे अभी. अभी हम सिर्फ फेजर फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट पर आए हैं. Then we will go to reactance also, how to do it. So जितने भी कैपेसिटर्स हैं उसमें J का नेगेटिव क्यों है सिंबल? हाँ, that I am going to explain. So I hope this part is clear to you, right? This part is clear? Yes sir. Yes sir. ओके, सो अब हम आते हैं. देखो, हमने 2-3 तरह के सर्किट्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, आर, एल और सी. ठीक है. रेसिस्टेंस के केस में हमने क्या देखा था? ये वोल्टेज है जो मैंने अप्लाई किया है. करंट जो था वो उसके साथ सेम फेज में था. इंडक्टर के केस में हमने देखा कि जो वोल्टेज है, करंट जो था उससे 90 डिग्रीज लैग कर रहा था, राइट? और कैपेसिटर के केस में हमने देखा था कि जो करंट है वो 90 डिग्रीज लीड कर रहा था. दिस इज द करंट. अगर इस रिप्रेजेंटेशन को हम फेजर के फॉर्म में करें तो वोल्टेज हमने कितना लिया था? Vm sin ओमेगा t, राइट? यानी फेज एंगल कितना है? 0 है. तो उसका फेजर कहां बनेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में. दिस इज ओमेगा, और मैं इस वोल्टेज को कहूंगा कैपिटल V बार, राइट? इसकी लेंथ कितनी है? Vm by √2. करंट जो था उसका एक्सप्रेशन हमें क्या आया था? Im sin ओमेगा t, यानी उसका भी फेज एंगल 0 था. तो जब मैं करंट को रिप्रेजेंट करूंगा तो वो भी फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा. उसकी लेंथ होगी Im by √2, और उसको मैं लिख रहा हूं I बार. ठीक है. इंडक्टर के केस में वोल्टेज को हमने लिया था Vm sin ओमेगा t. So it was along the positive x-axis. This is omega, and this was V bar. करंट हमने देखा कि इट इज लैगिंग बिहाइंड दिस वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. और करंट के लिए जो हमें एक्सप्रेशन मिला था वो मिला था Im sin ओमेगा t माइनस 90 डिग्रीज. तो माइनस 90 डिग्रीज मतलब वो यहां बनेगा नेगेटिव y एक्सिस में. लेंथ जो होगी वो होगी Im by √2, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल I बार से. कैपेसिटर के केस में वोल्टेज वाज Vm sin ओमेगा t, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस. करंट जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था दैट इज Im sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्रीज, यानी करंट वाज लीडिंग हियर. प्लस 90 डिग्रीज है तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से प्लस 90 डिग्रीज, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस, and this current is I bar. So this angle is 90 degrees, this angle is 90 degrees, and here the angle between them is 0.
तो जब हम इस तरह से वोल्टेजेस और करंट्स को साथ में जब हमने इस तरह से ड्रॉ किया है, so this is what we call as a phasor diagram. So this is a phasor diagram for R, this is phasor diagram for L, and this is a phasor diagram for pure C. ठीक है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अब पॉइंट आ गया है कि जो रिलेशनशिप हमें यहाँ पर दिख रहा है, V is leading, हमें कैसे मालूम है कि वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाकर खड़े हो जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़े हो जाओगे तो देखो कि क्योंकि रोटेट हो रहे हैं तो वो आपको क्रॉस करेंगे, तो आप देखो कि कौन क्या पहले क्रॉस करता है। तो रेसिस्टेंस के केस में हम क्या देख रहे हैं, जब V यहां तक पहुंचेगा I भी तभी वहां पहुंचेगा, तो हम कहेंगे कि दे आर इन फेज, साथ साथ आपको क्रॉस कर रहे हैं। इंडक्टर के केस में अगर मैं यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़ा हूं तो पहले मुझे V क्रॉस करेगा, उसके बाद मुझे I क्रॉस करेगा, तो आई विल से दैट V इज लीडिंग एंड I इज लैगिंग। और अगर आप कैपेसिटर के केस में देखोगे, कैपेसिटर यहां पर ऑफ कोर्स हम ये कह सकते हैं कि V इज क्रॉसिंग मी फर्स्ट एंड देन I इज क्रॉसिंग, लेकिन अगर हम रिलेटिव्स उसमें देखें तो I हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड एक्चुअली, तो हम कहेंगे I इज लीडिंग एंड V इज, ये हमारा कन्वेंशन है, दिस इज हाउ वी प्रेजेंट इट। तो ये जो रिलेशनशिप है ये इंपॉर्टेंट है जब हम एसी सर्किट्स को सॉल्व करने पर आते हैं। थोड़ा सा हमारे पास टाइम बचा है तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट हियर। देखो डीसी सर्किट को सॉल्व करना बड़ा आसान था। ये डीसी सर्किट के बारे में आई एम डिस्कसिंग। I had 3 resistances R1, R2 and R3, and here I have 3 resistances R1 and R2. डीसी सर्किट में ये बड़ा आसान था। आपने क्या किया था, आपको सीरीज में दिखे ये, तो आपने इनको ऐड कर दिया, राइट, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ आपको पैरेलल में दिखे तो आपने एक रेसिस्टेंस उसको रिप्लेस कर दिया R1 R2 बाय R1 प्लस R2। लेकिन व्हेन यू आर डीलिंग विद एसी सर्किट्स, अब मुझे अगर ये सीरीज में दिख रहे हैं, दिस इज R एंड दिस इज L, so can I write it as R plus L? No, I cannot do it, है ना। तो इसलिए एसी सर्किट्स को रिड्यूस करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अगर हम इस तरह से करें, मतलब चाहेंगे कि उसमें इंडक्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, और हम उनकी एक इक्विवेलेंट वैल्यू कुछ कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो इट इज, यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली जस्ट लाइक द वे यू आर डूइंग इट इन डीसी सर्किट्स। लेकिन अगर हम उनको फेजर डोमेन में ले जाएं तो वो बहुत आसान हो जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास एक रेसिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है, तो मैं इसको इसके फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर देता हूं। फेजर डोमेन में कन्वर्ट करने का मतलब है आर को तो कुछ नहीं करना है, हमें ऐसे रहने देना है। जो इंडक्टर है उसको उसके इंडक्टिव रिएक्टेंस से रिप्लेस कर देना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल होता है, राइट। और एक्सएल क्या चीज होती है, ओमेगा टाइम्स एल होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम्स, राइट। सो दिस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ साइनसॉइडल करंट, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आर का यूनिट भी ओम्स है और एक्सएल का यूनिट भी ओम्स है। नाउ यू कैन ऐड इट, बट हमें ये भी देखना है कि फेजर रिलेशनशिप जो है वो सस्टेन करता है कि नहीं यहाँ पर, राइट। सो ये वाला जो इंडक्टर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, आई एम कॉलिंग इट VL बार, यानी एक फेजर है VL, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, आई एम कॉलिंग इट IL बार, राइट। नाउ वोल्टेज कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड हियर एज अपोजिशन, यानी कि XL इंटू द करंट, यानी कि IL। अब XL इज अ कांस्टेंट, ओमेगा इंटू L। तो जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तब हमें क्या दिखाई देगा, मान लो VL को मैं रेफरेंस फेजर मान रहा हूं, यानी मैंने उसको एक्स एक्सिस के अलोंग बना दिया। तो आपने इसको अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बना दिया, तो जब आप उस क्वांटिटी, अगर आप, सॉरी इसको मैं IL ले लेता हूं, अगर मैंने IL को रेफरेंस फेजर ले लिया है और उससे मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूं XL, तो मुझे जो नई क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सेम डायरेक्शन की मिलेगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए,
कि IL जो है इट शुड लैग बिहाइंड द वोल्टेज, एक्चुअली प्योर इंडक्टर है वो। तो सो हम क्या करते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए हम अकेले एक्सेल को कभी नहीं लिखते, हम उसके साथ हमेशा j मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेयर j इज रूट ऑफ -1। j मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि जब आप किसी भी क्वांटिटी में j मल्टीप्लाई करते हो तो इट रोटेट्स, ये IL था, IL में मैंने एक्सेल मल्टीप्लाई किया यानी कि सेम डायरेक्शन, लेकिन उसमें फिर j भी मल्टीप्लाई किया, तो वो क्वांटिटी 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है। ये मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4j, सो मैंने उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में शो किया, दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी एक्सेस, सो 1 2 3 इज द रियल पार्ट, 1 2 3 4 is the imaginary part. So this is how this complex number z will look like. Okay, अब हम क्या करते हैं, इस complex number में हम j multiply कर देते हैं। So I have this another complex number, I am calling it z1, which is j times z. So this will be j times 3 + 4j, so this will be 3j minus 4. So हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो रियल पार्ट पहले और फिर इमेजिनरी पार्ट, -4 + 3, सो दिस इज -4 रियल पार्ट एंड +3 इज द इमेजिनरी पार्ट। और जब आप उसको ड्रॉ करोगे सो दिस इज z1। जब आप z1 और z2 को कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्रीज है और उनकी लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज। तो हम कहते हैं कि अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z बार को j से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होके आ जाता है इधर, और कितना रोटेट होता है वो, 90 डिग्रीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या चाहते थे, हम ये चाहते थे कि जो v और i हमारे यहाँ सेम फेज में दिख रहा था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम चाहते थे vl जो है वो लीड करना था और il लैग करना था। इसीलिए हमने क्या किया, एक्सेल के साथ हमेशा हम j मल्टीप्लाई करके रखते हैं। उससे क्या होता है, whenever this current IL is flowing through it, so the voltage drop will come out to be this opposition यानी j times XL multiplied with the current यानी IL, and this is equal to VL. And now if you see, if you draw IL, VL will come out to be 90 degrees leading. और इसी लॉजिक से जब हम चलते हैं तो हम कैपेसिटर के साथ, दिस इज R, this is XC opposition, right, that is equal to 1/ωc। यहां पर हम क्या चाहते हैं, यहां पर हम चाहते हैं कि वोल्टेज लैग करे और करंट लीड करे, राइट। सो यहां पर हम j से मल्टीप्लाई ना करके -j से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जिस कभी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम -j से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। सो दिस इज -j टाइम्स दिस z। इसीलिए आप कभी भी एक स्टैंडर्ड एसी सर्किट फेजर फॉर्म में देखोगे तो आप देखोगे कि इंडक्टर के साथ उसके रिएक्टेंस की वैल्यू यानी कि 4 ohms और J विल बी देयर, एंड व्हेनेवर यू हैव अ कैपेसिटर आप ये देखोगे कि उसके रिएक्टेंस की वैल्यू यानी 3 ohms साथ में -j। सो नाउ दिस कंप्लीट सर्किट इज इन इट्स फेजर फॉर्म। ये जो यहां ध्यान रखें, ये जो कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, इनके साथ जो हम जो वैल्यूज लिख रहे हैं वो फेजर नहीं है। फेजर फॉर्म में कौन है, करंट और वोल्टेज है। I should not write it as phasor form, this is phasor domain. So this is a typical circuit that will look like in phasor domain, right? So next class में we will see how this type of representation makes the solution of an AC circuit extremely easy.